वंशज सिंघानिया, जो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, आज पूरे 27 साल का हो चुका था। अपनी माँ और पापा के साथ वो मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहा था। सूरज, स्ट्रेट ले लो। जी सर। स्ट्रेट क्यों डैड? आपने तो कहा था हम मंदिर से सीधा ऑफिस जाएंगे। अच्छा, पहले मम्मी को ड्रॉप करना है, ये भी सही रहेगा। वैसे पीछे भी अपनी एक गाड़ी आ रही है, मम्मी उसमें घर चली जाएगी। विल दैट बी फाइन मम्मी? नो प्रॉब्लम बेटा, काम हमेशा पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। या फिर एक काम कीजिए डैड, आप मम्मी को ड्रॉप कर दीजिए, मैं पीछे गाड़ी में ऑफिस निकल जाता हूँ। आज एक बड़ी मीटिंग है और डैड सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आज इंटरव्यू भी शेड्यूल है। कैंडिडेट्स कभी भी पहुंचते होंगे। मैं ऑफिस निकलता हूँ, देर करना ठीक नहीं होगा। वंशज ये कहता ही है कि रेयर व्यू मिरर से अपने बेटे को देखता हुआ हेमंत कहता है, फिर तो आज एचआर से कहकर सारी मीटिंग कैंसिल करवानी होगी और ये इंटरव्यू रीशेड्यूल करना होगा, क्योंकि आपकी दादी ने आपको घर पर बुलाया बेटा। दादी आई है? वाओ, दैट्स ग्रेट। ये लो, दादी फिर से आ गई। दादी मतलब शादी। ओ गॉड। सिंघानिया परिवार की ऑडी उनके बड़े से विले के बाहर रुकती है और देखा तो घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी हुई है। किसी के हाथ में फाइल थी, किसी के हाथ में पूजा की थाली। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? मॉम, दिस इज टू मच। ऑफिस की सेक्रेटरी भी अब दादी डिसाइड करेंगी। आई मीन, आई एम द एमडी। भगवान, दादी भी ना। ठीक है, मैं खुद उनसे बात करके आता हूँ। कभी कभी ना ये यंग लेडी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपनी दादी से मिलने वंशज ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहां उसकी बड़ी माँ भी उसकी दादी के साथ बैठी हुई थी। अंदर आ सकता हूँ मैं? अरे मेरा राजकुमार आ गया। भगवान मेरी सारी उम्र भी तुझे लगा दे, किसी की नजर न लगे मेरे शेर को। दादी, आप भी ना, हर साल वही बात है। और हर साल कहूंगी, तू मेरे घर का वारिस ही नहीं, मेरी जान है। लता नौकरानी को इशारा करती है। वो नोटों की मोटी गड्डी लेकर आती है। लता गड्डी से अपने पोते की नजर उतारती है और नौकरानी को थमा देती है। ये लो, सब नौकरों में बांट देना। आज मेरे पोते का 27वां जन्मदिन है। पूरे घर में किसी चीज की कमी नहीं दिखनी चाहिए। आज जश्न होगा, ऐसा कि शहर याद रखे। दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इस सब की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पैसा खर्च करने के लिए होता है, और मेरा पैसा सबसे पहले मेरे पोते की खुशी पर खर्च होगा। तेरी मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा बाबा, पर मैं ये क्या जान सकता हूँ नीचे जो लाइन लगी है और यहाँ सिस्टम पर बैठकर आप और बड़ी माँ क्या कर रही हैं? लड़कियां पसंद कर रहे हैं तेरे लिए। सभी की प्रोफाइल सिस्टम पर है और वो खुद नीचे। सीरियसली बड़ी माँ, ये तो उनकी इंसल्ट हो गई। वो हस्बैंड ढूंढने आई है या नौकरी के लिए अप्लाई करने? दिस इज नॉट राइट। एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वॉर। राइट नहीं दादी, फेयर। अरे बेटा, फेयर तो तेरी शादी में लगेगा। पूरे शहर में ऐसा लगेगा जैसे मेला लगा हो। विनीता, ये देख, ये लड़की कैसी लग रही है? क्या माँ, यही पसंद आई आपको? नई दिल्ली की लड़की है, पक्की हरी मिर्च होगी, वो भी तीखी वाली। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को, बिजनेस को बांध कर चले, सभी को अपने पैसे का धौंस ना दिखाती चले। जैसे हमारा वंशज भोला भाला है, वैसे ही लड़की भी सीधी सादी चाहिए। छोटे शहर की लड़की लाने में फायदा है। गोपी, ये पिंक सूट वाली लड़की को नीचे से ऊपर भेजो जरा। यहाँ वंशज अपनी शादी से भाग रहा था, वहां मेघना अपना फ्यूचर बनाने के लिए भाग रही थी। 15 रुपए हुए और आप 20 रुपए मांग रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। रोज रोज इसी बात पर जिद करती दीदी आप। चौक तक का किराया 15 रुपए है और यहाँ तक के 20 रुपए। अरे तो मैं तो 15 रुपए ही दूंगी, क्या देती हूँ? अच्छा, 15 ही दे दो, पर जल्दी दो, मेरी बेटी का एग्जाम है, उसे सेंटर पर लेकर जाना है मुझे। ये सुनते ही मेघना ने अपने पर्स से 200 रुपए निकालकर पूरे 215 रुपए ऑटो वाले भैया के हाथ में रख दिए। उसे ऑल द बेस्ट कहिएगा भैया। अरे मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलिए ना भैया, आज मेरा भी इंटरव्यू है। और मुस्कुराती हुई मेघना चली जाती है। इस बच्ची का यही समझ में नहीं आता, भाड़े के नाम पर एक एक रुपए के लिए इस तरह परेशान करती है मुझे। और जैसे ही पता चलता है कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बिना कुछ बोले पैसे हाथ में रख देती है। जिस भी घर जाएगी उस घर में खुशियां ही खुशियां भर देगी। सो मेघना, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? सिर्फ एक्सपेक्टेशन तो हर किसी की होती है, लेकिन मैं अपने स्किल के हिसाब से बात करती हूँ। 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है 35,000 एक फेयर फिगर है। कॉन्फिडेंस इज गुड, लेकिन मुझे लगता है आप अभी थोड़ा रियलिटी चेक मिस कर रही है। आपके एक्सपीरियंस पर हमें इससे काफी कम सैलरी में भी अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं।
So why should we invest in you? क्योंकि सर सस्ता सामान हर बार अच्छा डील नहीं होता और महंगी चीज हर बार बेकार नहीं होती। वैल्यू प्राइस से नहीं, परफॉर्मेंस से तय होती है। ओके, आप बाहर बैठिए, 5 मिनट के अंदर आपके पास मेल आ जाएगी फॉर द क्लियरेंस कि आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुई है या नहीं। मेघना का सिलेक्शन नहीं होता और वो सर झुकाकर वापस अपने घर आ जाती है। ये ले बेटा पानी पी, बैठ। क्या हुआ बता? नहीं सिलेक्ट किया मम्मी। ये लोग तो पैसे देना ही नहीं चाहते। नई दिल्ली में हूं मैं, यहाँ तो लाखों में सैलरी है लोगों की, बस मेघना को कोई पैसे नहीं देना चाहता। कर लिया ना शौक पूरा, चली गई नौकरी ढूंढने। देख तो सही क्या हालत बना ली है तूने अपने चेहरे की। धूल मिट्टी से चेहरा डल हो जाएगा बेटा। शादी की उम्र है, भाग दौड़ बंद कर, अब घर के अंदर बैठना शुरू कर दे। नहीं सॉरी मम्मी, वो मुझसे नहीं होगा। ये शहर अगर मेरी काबिलियत नहीं समझेगा तो मैं किसी छोटे शहर में चली जाऊंगी। और हाँ, न्यू दिल्ली रिटर्न देकर वो लोग मुझे सैलरी देने के पहले ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। मैंने सोच लिया मम्मी, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी बेटी जा रही है, उसके पहले जिसे भी बुलाना है बुला लो, मुझे देख लो और रिजेक्ट कर दो। कितनी बार कहा है तुझसे ऐसी अशुभ बातें मत बोला कर, सब अच्छा ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और नई दिल्ली से नयामतपुर जाने वाली ट्रेन में मेघना बैठ जाती है। न्यूज़पेपर, अखबार, आज का अखबार। ट्रेन में नेटवर्क नहीं आएगा, पेपर ले लो भैया, पेपर। एक पेपर देना भैया। मेघना न्यूज़पेपर का जॉब वॉल्यूम खोलती है, जहां सबसे ऊपर लिखा होता है, हेमंत ग्रुप एंड कंपनीज इज लुकिंग फॉर अ सेक्रेटरी। ये सही है, सेक्रेटरी होना भी कोई गलत बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी में जाऊंगी तो खुद भी काम सीख लूंगी, यहाँ एक स्टैंडर्ड सैलरी मिल जाएगी, 1 साल नौकरी करूंगी और फिर वापस नई दिल्ली चली जाऊंगी। और वहां जब जॉब के लिए अप्लाई करूंगी तो इस सैलरी से 20% हाइक जरूर मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग अच्छी कर लेती हूँ मैं। तभी वहां एक प्रेग्नेंट लेडी आती है। सीट ना होने के कारण वो खड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, वैसे भी काफी देर से बैठी हुई हूं मैं। प्रेग्नेंट लेडी मेघा को मुस्कुराकर देखती है, उसके सर पर हाथ रखती है। ट्रेन नयामतपुर में रुकती है और टैक्सी लेकर मेघना सीधा होटल में फ्रेश होने चली जाती है। हाँ मम्मी, पहुंच गई हूँ, एक होटल भी ले लिया है यहाँ पर। अगर आज ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया ना मेरा, तो ये होटल का खर्चा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफिस वाले एकोमोडेशन और खाने की फैसिलिटीज भी देते हैं। मतलब इसका खर्चा भी नहीं रहेगा और जो भी सैलरी आएगी सीधी जेब में। तूने सब पता तो कर लिया ना बेटा, दुनिया ना बड़ी बुरी है, तुझे सीधा समझकर फ्रॉड ना कर दे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मम्मी, मैं उनके सामने ऐसे जाऊंगी जैसे उन्हें लगेगा नई दिल्ली की तीखी चूड़ी है। अब अंदर से मैं सॉफ्ट हूँ ये उनको थोड़ी ना पता है। मेघना तैयार होकर ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तभी ऑटो रुक जाती है। अरे भैया, कवारेपन और शादी का सवाल है, जल्दी चलो, नौकरी नहीं हुई ना तो मेरी शादी हो जाएगी। आगे गाड़ियों का काफिला नहीं दिख रहा है क्या मैडम? गाड़ी के ऊपर से तो नहीं जा सकता मैं। मेघना अपना पर्स उठाती है और गाड़ियों के बीच से सरकती हुई एक गाड़ी की विंडो पर नॉक करती है। शीशा अब भी ऊपर है, बाहर से अंदर नहीं दिख रहा, पर अंदर से बाहर दिख रहा है। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा है और वंशज पीछे की सीट पर बैठा हुआ मेघना को बड़बड़ाता देख रहा था। अरे गाड़ी क्यों रोक रखी है, जल्दी चलाओ ना, पीछे लोग खड़े हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है? आपके पास बड़ी गाड़ी है, पैसे हैं, आप बाहर ना भी घूमे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को काम पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इग्नोर कीजिए सर, ऐसी लड़कियां तो यहाँ हर तरफ दिखती है। अरे पर तुम ड्राइव करते समय फोन पर बात क्यों कर रहे हो? फोन रखो, नहीं तो मैं ड्राइविंग सीट पर आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है और ट्रैफिक खत्म हो जाती है। लंबी सांस लेकर मेघना कैबिन के अंदर दाखिल होती है। कार के शीशे पूरी तरह ब्लैक होने की वजह से मेघना रास्ते में वंशज को देख नहीं पाई थी, पर वंशज उसे पहचान गया था। मेघना बेफिक्र होकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। नई दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी छोड़कर इस शहर में नौकरी करने का फैसला क्यों? सर, मेरे हिसाब से शहर बड़े या छोटे नहीं होते, मौके बड़े या छोटे होते, और जहां सीखने का मौका मिले वहां जाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपकी प्रोफाइल देखकर लगता है कि आपने अब तक किसी पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं संभाली। फिर आपको क्यों लगता है कि आप मेरा पूरा शेड्यूल, मीटिंग्स और प्रायोरिटीज मैनेज कर पाएंगी? सर, जिस उम्र में मैं हूं ना, उस उम्र की लड़कियां एक साथ बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेती है। करियर की टेंशन, घर वालों की उम्मीदें, शादी के सवाल, अपना भविष्य, अपना सम्मान, और ऊपर से घर के छोटे बड़े काम भी। अगर हम बिना किसी पीए की अपनी पूरी जिंदगी मैनेज कर सकते हैं, तो आपके ऑफिस के 8 घंटे और आपका शेड्यूल मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर आपको HR मेल कर देगी, आप कल से आ सकती है। और इस तरह वंशज से मेघना की मुलाकात हो जाती है। इत्तेफाकन मेघना वही लड़की थी जिसकी प्रोफाइल वंशज की फैमिली ने रिजेक्ट की थी। अगली सुबह ठीक 9 बजे मेघना वंशज के पूरे दिन की शेड्यूल की फाइल लेकर खड़ी थी।
तो मेघना जी, कैसा लगा ऑफिस आपको? एचआर ने काम समझा दिया होगा। ये आपके आज के शेड्यूल की फाइल सर। अभी से ठीक आधे घंटे बाद क्लिनिक एंड कंपनी के सीईओ मीटिंग के लिए आ रहे हैं। फिर ठीक 11 बजे आपका ब्रेकफास्ट कैबिन में आ जाएगा। आफ्टर दैट 12 बजे एक और मीटिंग है और फिर वेट, मैं कब ब्रेकफास्ट करूंगा, कब ब्रेक लूंगा, हर चीज की लिस्ट बना ली आपने? आप कब नैप लेंगे और कब सारे एम्प्लॉयज को एड्रेस करेंगे, इसका भी शेड्यूल बना लिया है। 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार है। इम्प्रेसिव। मेघना बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल रही थी। बीतते दिनों के साथ ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन गई थी। तुम्हारे आने से सर काफी बदल गया, वरना हमेशा टेंशन में ही रहते थे। और इस बार उन्होंने हेमंत सर से भी हम सभी की इंक्रीमेंट की बात की। आई कांट बिलीव दिस। सच कहूं तो मेघना, तुम पहली सेक्रेटरी हो जो हम एम्प्लॉयज के साथ बैठकर लंच करती हो, वरना बॉस की सेक्रेटरीज तो पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। मैं तो कहती हूँ तुम एमडी सर से शादी कर लो और हमारी भाभी बन जाओ। हे भगवान, कुछ भी बोल रहे हो तुम सबके सब। चलो, सर के घर से खाना आ जाएगा, मैं खाना उनके कैबिन में भिजवा देती हूँ। लगातार 3 दिनों से वंशज देर रात तक काम कर रहा था। 9 बज गए हैं सर, सारे एम्प्लॉयज जा चुके हैं। मुझे लगता है अब आपको भी आराम करना चाहिए। इतनी देर तक काम करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुमसे 10 बार कह चुका हूं, तुम आराम से जा सकती हो। तुम्हारी ड्यूटी 6 बजे तक की है। अगर मैं देर रात तक काम करता रहूंगा तो तुम्हें रात भर मेरे साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वंशज ऑफिस का काम वाइंड अप करके रात के 2 बजे ऑफिस से निकलने लगता है और देखता है बाहर डेस्क पर अपना सर रखे मेघना सो रही है। पहली बार इतनी डेडिकेटेड लड़की देख रहा हूं मैं। शी डिजर्व्स अ लॉट मोर। वैसे सोते हुए बड़ी प्यारी लगती है, वरना होश में होती तो सर आपने कॉफी नहीं पी, सर आप अभी तक उठे क्यों हैं, सर ये लो, सर वो। मेघना, हेलो मेघना, मैंने कहा था ना तुम चली जाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें स्टाफ क्वार्टर्स तक ड्रॉप कर देता हूँ। मेघना को ड्रॉप करके वंशज अपने घर चला जाता है। अगली सुबह मेघना केबिन के बाहर चक्कर लगा रही थी। मेघना, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो लैपटॉप लेकर घर आ जाओ, यहीं से काम खत्म कर लेते हैं। श्योर सर, मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ। मेघना हाथ में लैपटॉप बैग लिए वंशज के आलीशान बंगले में कदम रखती है। चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स, झूमर और नौका चाकर। सादगी में रहने वाली मेघना पल भर के लिए सब देख कर ठिठक जाती है। उसी समय सीढ़ियों से लता और सुलेखा नीचे उतर रही होती हैं। दादी, ये मेरी नई सेक्रेटरी मेघना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऑफिस का काम यहीं से करेंगे। नमस्ते दादी जी। नमस्ते मैम। जीती रहो बेटा। वैसे यहाँ तुम काम करने आई हो, सिर्फ काम करने, याद रखना। वंशज और मेघना ऊपर स्टडी रूम में चले जाते हैं। मैं कभी अपनी सेक्रेटरी को घर पर लेकर नहीं आता। तुम पहली हो तो दादी जरा टेंशन में आ गई। एक्चुअली इसके पहले डैड की सेक्रेटरी ने मुझसे शादी के सपने सजा लिए थे, जो मेरी दादी को ज्यादा पसंद नहीं आया। सो वही याद करके वो तुमसे थोड़ा रूड हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं काम के वक्त पर सिर्फ काम की बातें ही सुनती हूँ सर, डोंट वरी। अब धीरे धीरे मेघना पंकज की फैमिली के साथ भी फैमिलियर होती जा रही थी। एक रोज जब दोनों स्टडी रूम में बैठे काम कर रहे होते हैं, सर मैं 2 मिनट में आऊं, वो कब से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। लगता है कोई किचन में नहीं है, ऐसे तो खाना जल जाएगा। उसकी फिक्र करने के लिए कुक है घर पर। ये शोरगुल यहाँ रोज का है। मेरी तबीयत ठीक रहती तो घर पर बिल्कुल नहीं रुकता मैं। पर मैंने अभी खिड़की से बाहर देखा तो वो लोग बाहर जा रहे थे। मे बी राशन लाने गए होंगे। और मेघना फटाफट दरवाजा खोलकर किचन में जाकर कुकर बंद कर लेती है और कढ़ाई में चढ़ी हुई दाल को संभाल भी देती है। रसोई के बाहर से गुजर रही लता और सुलेखा ये देखकर हैरान हो जाती है। क्या आप भी वही सोच रही हैं माँ जी जो मैं सोच रही हूँ? जिस दिन पहली बार आई थी उसी दिन मुझे लगा कि काफी सिंपल और सुलझी हुई लड़की है, वरना जब भी हेमंत अपनी कोई सेक्रेटरी घर लेकर आता था, उसकी आंखों पर काला चश्मा और हाथों में महंगा पर्स, दूसरे हाथ में कॉफी का मग होता था, जैसे कि दुनिया भर का सारा काम वही कर रही हो। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से दिन भर काम भी करती है। और सिर्फ वंशज का नहीं, घर के काम में भी किसी की मदद करनी हो तो फट से कर देती है। ऊपर से नई दिल्ली की है। आप तो कह रही थी नई दिल्ली की सारी लड़कियां तेज होती है, कैंची की तरह काट देती है रिश्तों को। ये भी तो नई दिल्ली से आई है। तो क्या करे, ऐसे भी हमारी देखी हुई लड़कियां वंशज को पसंद नहीं आ रही। वो जो दिल्ली की लड़कियों की 2-3 प्रोफाइल हमने हटाई थी, एक बार जाकर उसे भी देख लेते हैं। चल कमरे में, बड़ी बहू भी वहीं होगी। फिर से कमरे में महिला मंडली बैठती है।
घर की एकमात्र चिराग और इतने बड़े कंपनी की इकलौते मालिक की होने वाली बीवी की तलाश शुरू हो जाती है। न्यू दिल्ली की तो एक ही लड़की की प्रोफाइल आई थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेघना माथुर नाम की लड़की थी। सुलेखा करीब जाकर देखती है, ये तो वही मेघना थी जो उनके घर पर उनके बेटे की सेक्रेटरी बनकर बैठी हुई थी। अरे ये तो वही तो माँ जी, ये बच्ची तो अपने घर पर ही है, देखी सुनी हुई भी है। और ये नई दिल्ली की हरी मिर्च नहीं, शिमला मिर्च है। सिंपल, संस्कारी, परिवार भी छोटा है। लड़की तो बिल्कुल वैसी है जैसी हमें तलाश थी। वंशज के साथ चलती है तो देखने में जोड़ी अजीब नहीं लगती, एक जैसे लगते हैं दोनों। इसी बात पर फिर बुला लो मेघना के परिवार वालों को मिलने के लिए। और जो मेघना ने कभी नहीं सोचा था वो हो जाता है। मेघना के परिवार वाले वंशज के घर आते हैं और ये शादी पक्की हो जाती है। सुबह के वक्त कौशल्या के घर शादी के अगले दिन दुल्हन की लाल साड़ी में सजी धजी कविता अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आती है। ड्राइंग रूम में कौशल्या जी और रामनाथ जी चाय पी रहे हैं। कविता अपने सास ससुर के पास आती है। अरे, आ गई हमारी नई बहू। कविता बेटा, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है। तुम रसोई में जाओ और आज अपनी पसंद का बढ़िया सा खाना बना लो। जी माँ जी, मुझे खाना बनाने में क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्या आप मुझे बता देंगी? अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम रसोई में जाओ और अपनी जेठानी सुमन से पूछ लो। तुम्हारी जेठानी सुबह से ही रसोई में तुम्हारी पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। जी माँ जी, मैं जेठानी जी के पास जाती हूँ। कविता रसोई जाती है। रसोई में पहुंचकर वो देखती है कि सुमन सारे डिब्बे और सब्जियां अच्छे से सजा रही है। आओ आओ कविता, आ गई तुम। अरे देखो, मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए सारे काम पहले से ही करके रखे हैं। सब्जियां काट ली हैं, अब मिलकर खाना पकाना शुरू करते हैं। जी जेठानी जी। कविता रसोई में चारों तरफ रखे बर्तनों और सामान को देखती है। हे भगवान, ये किचन का काम तो मुझे बहुत भारी लगता है। मायके में तो माँ ने कभी चूल्हे के पास फटकने भी नहीं दिया, अब यहाँ कैसे संभलेगा। कविता, तुम ऐसा करो, जब तक मैं चावल धोती हूँ तुम जल्दी से ये प्याज और हरी मिर्च काट लो। कविता चॉपिंग बोर्ड पर प्याज रखकर बहुत धीरे धीरे एक एक छिलका निकालने लगती है। इतने में सुमन एक तरफ कुकर में दाल चावल चढ़ाती है, दूसरी तरफ कढ़ाई में सूजी का हलवा भूनने लगती है। कविता ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे, मेरी तो अभी प्याज भी नहीं कटी और मिर्च तो छुआ भी नहीं। आपने इतनी जल्दी दाल चावल भी बना दिया और हलवा भी पका लिया। जेठानी जी, आपको तो लगता है चार हाथ है। आप बहुत तेजी से काम करती हैं। हाँ छोटी, घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। मैं अपने मायके में भी सबसे बड़ी थी, तो बचपन से जिम्मेदारियां निभाती आई हूँ। फिर जब इस ससुराल में आई तो इकलौती बहू थी, सब कुछ अकेले देखना पड़ता था, इसलिए हाथ अपने आप तेज चलने लगे। जेठानी जी, प्याज और मिर्च कट गई है, अब बताइए क्या करना है। कोई बात नहीं छोटी, तब तक तुम वो अलमारी के खाने की प्लेटें और बर्तन निकाल लो। मैं जल्दी से ये सब्जी और बाकी चीजें बना देती हूँ। कविता अलमारी से एक एक करके प्लेटें निकाल रही होती है। दूसरी तरफ सुमन दो तवे गैस पर चढ़ा देती है। वो एक हाथ से लोई बनाती है, दूसरे से बेलती है और फट-फट दोनों तवों पर रोटियां सेक कर घी लगाने लगती है। अरे, तुम अभी तक बर्तन नहीं निकाली क्या छोटी? हाँ जेठानी जी, ये बर्तन निकल गए, लेकिन मैं तो आपको ही देख रही थी। जेठानी जी, सचमुच आप कमाल हो, इतनी फुर्ती तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। चलो चलो, बातें बाद में करेंगे, पहले सबके लिए गर्मा गर्म खाना डाइनिंग टेबल पर लगा लेते हैं। सुमन और कविता खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। पूरा परिवार कौशल्या जी, रामनाथ जी, कार्तिक, अमित और रिया खाना खाने बैठते हैं। सब लोग हलवा और सब्जी खाते हैं। वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। भाई, इसमें से हमारी नई देवरानी ने क्या क्या बनाया है? वो पिताजी, मैंने तो प्याज। अरे, मुझे सब पता है, तुम्हारी जेठानी के तो चार हाथ हैं। उसने तो तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। सही कहा कौशल्या। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तुम भी अपनी जेठानी जैसी फुर्तीली बन जाओगी, चिंता मत करो। तभी रिया अपने कॉलेज का बैग लेकर टेबल के पास आती है और सुमन की तरफ देखती है। भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे अब कॉलेज आने में देर हो रही है। शादी के चक्कर में छुट्टियां तो ले ली थी, पर मेरी कॉलेज की ड्रेस प्रेस नहीं हुई है। अरे रिया, तेरी ड्रेस तो मैंने कल रात को ही प्रेस करके तेरी अलमारी में टांग दी थी। तू बेफिक्र होकर तैयार हो जा। अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके चार हाथ हैं। आप हर काम पहले से करके रखती है। थैंक यू भाभी। कविता रिया और सुमन की बातें सुनती है और मन ही मन सोचने लगती है। कितना काम करती हैं ये जेठानी जी, पूरे घर का ख्याल अकेले रख लेती हैं। इनके होते हुए मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। अगले दिन सुमन और कविता बाजार से सब्जी खरीदने के लिए थैला लेकर बाहर निकलती है। रास्ते में सब्जियों की दुकानें लगी हुई है। भैया, ये ताजी भिंडी और पालक कैसे दी? ठीक ठाक दाम लगाना।
सुमन सब्जी वाले से तोल मोल कर रही होती है, तभी सड़क पार से कविता की कॉलेज की सहेली प्रीति उसे आवाज देती है। अरे कविता, तू यहाँ? शादी की बात तो बिल्कुल ही भूल गई। आना, मेरे साथ चलकर घर पर चाय पीते हैं। जेठानी जी, ये मेरी सहेली प्रीति है, इसका घर यहीं पास में है, चले ना 2 मिनट बैठ लेते हैं। सुमन और कविता प्रीति के घर जाकर बैठती है। प्रीति उनके लिए चाय और बिस्कुट लेकर आती है। अरे भाभी जी, कविता बता रही थी कि आपके तो 4 हाथ है, क्या आपकी इस देवरानी में भी आपकी तरह 4 हाथ है? अभी तो इसके 4 हाथ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेरी देवरानी भी मेरे साथ रहकर काम करना सीख जाएगी। हाँ भाभी जी, अब आपकी देवरानी आ गई है, अब आप दोनों मिलकर काम करोगी तो आपको भी थोड़ा आराम और वक्त मिल जाएगा। चाय पीकर दोनों घर की तरफ पैदल निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही कविता अपने पैर पकड़कर रास्ते में रुक जाती है और कराहने लगती है। ओफो जेठानी जी, मेरे तो पैर बहुत जोर से दुखने लगे हैं, मुझसे अब और नहीं चला जाता। अच्छा, अरे छोटी, तुम्हें पैदल चलने की आदत नहीं है ना, इसलिए पैर दुख रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम घर चलो और आराम से बैठो, मैं जल्दी जल्दी अकेले ही दोपहर का खाना बना लेती हूँ, मुझे तो आदत है। हाँ जेठानी जी, ठीक है, आप ही बना लीजिए। घर पहुंचकर कविता सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पांव फैलाकर बैठ जाती है। तभी कार्तिक कमरे में आता है और कविता को पांव दबाते हुए देखता है। क्या हुआ कविता, तुम ऐसे पाँव पकड़कर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं कार्तिक, आज जेठानी जी के साथ बाजार सब्जी लेने गई, इतना पैदल चलना पड़ा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मुझे इतनी दूर चलने की आदत नहीं है। अरे भाभी तो बाहर का काम भी संभाल लेती है, घर का भी संभाल लेती है और कभी थकती भी नहीं। तुम भी भाभी की तरह बनना सीखो कविता। कार्तिक इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। जिसको देखो भाभी की तरह बनना, भाभी की तरह बनना। जब भाभी के 4 हाथ हैं और वो सारे काम खुशी खुशी कर लेती है, तो मैं क्यों फालतू में अपनी जान आफत में डालूं? कविता कमरे से निकलकर हॉल में आती है। कौशल्या जी उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम कमरे में पाँव दबा रही थी? जी माँ जी, बाजार जाकर पैर बहुत दर्द कर रहे थे। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारी जेठानी अकेले रसोई में खाना बना रही है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। कौशल्या जी चली जाती है। कविता सोफे पर बैठ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा पैर दर्द कर रहा है तो जेठानी जी अकेले ही खाना बना रही है। वैसे भी मुझे रसोई के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब तो हर रोज जेठानी जी से ही काम करवाऊंगी। सब लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं। कौशल्या जी रसोई में जूठे बर्तन देखकर कविता के पास आती है। बेटा, अब तुम्हें ठीक लग रहा हो तो जाकर रसोई के बर्तन धो लो। जी माँ जी, मैं धो देती हूँ। कविता रसोई में जाती है। कविता बर्तन देखकर मुंह बनाने लगती है। पास में सुमन रसोई की सफाई कर रही होती है। ओफो, इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे जेठानी जी। वैसे ना, इतने सारे बर्तन धोने में तो मुझे रात के 11-12 बज जाएंगे, और मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर 10 बजे से टीवी पर हमारा पसंदीदा सीरियल देखते। अच्छा, सीरियल देखना है? अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं। रुको छोटी, तुम हटो, मैं ये सारे बर्तन 15 मिनट में धो देती हूँ। कविता मन ही मन बहुत खुश होती है। सुमन तुरंत 15 मिनट में सारे बर्तन धोकर चमका देती है। चलो छोटी, बर्तन धुल गए हैं, अब चलो टीवी पर सीरियल देखते हैं। जेठानी जी, अब मेरा सीरियल देखने का मूड नहीं है, आप ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम फिर कभी सीरियल देख लेंगे। सुमन अपने कमरे में चली जाती है। कविता अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो मैं आराम से लेकर फोन चलाऊंगी और अपनी सहेलियों से गपशप करूंगी, कितना मजा आ रहा है। कविता अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी सहेलियों को वॉइस नोट भेजती है। अरे लड़कियों, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने आज फिर अपनी सीधी सादी जेठानी को बेवकूफ बना दिया। बर्तन धोने से बचने के लिए सीरियल का बहाना मारा और उसने 15 मिनट में सारे बर्तन खुद ही धो दिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर सहेलियों के मैसेज आने लगते हैं। अगले दिन सुमन कपड़े धोने वाले टब में सर्फ खोल रही होती है। कविता आलस में वहां आती है। देवरानी जी, मैं कपड़े धो लेती हूँ, तुम ऐसा करो कि पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लो। ठीक है जेठानी जी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कविता झाड़ू उठाती है और हॉल में 2-4 बार झाड़ू घुमाती है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर देखती है। आजकल तो वैसे भी धूप नहीं निकलती, छोड़ो झाड़ू, बाद में लगा लूंगी। जेठानी तो काम कर ही लेती हैं, ऐसा करती हूँ छत पर जाकर धूप सेकती हूँ। कविता झाड़ू को कोने में फेंक कर छत पर चली जाती है और आराम से कुर्सी डालकर धूप में बैठ जाती है। पास वाली छत पर उसकी सहेली प्रीति कपड़े सुखा रही होती है। क्या बात है कविता, तुम यहाँ अकेले धूप में बैठी हो, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? वो बेचारी नीचे टब में कपड़े धो रही है। तभी सुमन गीले कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर आती है। अरे छोटी, तुम नीचे झाड़ू पोछा कर रही थी ना, कर लिया तुमने? नहीं जेठानी जी, वो बाहर इतनी अच्छी धूप निकली थी ना, इसलिए मैं धूप सेकने ऊपर आ गई। अच्छा कोई बात नहीं छोटी, तुम धूप सेक लो। सुमन चुपचाप कपड़े तार पर सुखाने लगती है। प्रीति ये सब देखकर अपनी छत से मुंह बनाती है और धीरे से बड़बड़ाती है। छी, कैसी कामचोर देवरानी है ये। सुमन कपड़े सुखाकर नीचे आती है और पूरे घर में पोछा लगाने लगती है। ननद रिया ये सब देख लेती है और अपनी माँ कौशल्या के पास जाती है।
माँ, छोटी भाभी के इस घर में आने के बाद भी बड़ी भाभी का काम बिल्कुल कम नहीं हुआ है। बड़ी भाभी पहले भी पूरा काम करती थी और आज भी अकेले ही घिस रही है। हाँ बेटा, अब क्या करें, तेरी बड़ी भाभी के 4 हाथ हैं, वो फुर्ती से सब कर लेती है। कौशल्या जी रसोई में सुमन के पास जाती है। सुमन बेटा, तू सारा काम अकेले क्यों करती है? छोटी से भी तो काम करवाया कर। माँ जी, वो अभी नई नई है और बहुत धीरे धीरे काम करती है। धीरे धीरे ही सीखेगी ना, एकदम से थोड़ी सीख जाएगी। जाने दीजिए माँ जी, मैं कर लेती हूँ। सुमन फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद शाम के समय सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे हैं। अचानक रामनाथ जी के मोबाइल पर घंटी बजती है। अरे प्रणाम बुआ जी। हाँ, अच्छा अच्छा। आप और आपके साथ बाकी रिश्तेदार भी कल आ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सब आपका इंतजार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। रामनाथ जी फोन रखते हैं और कौशल्या जी और सुमन की तरफ देखते हैं। कौशल्या, कल मंगला बुआ जी और उनके साथ काफी मेहमान आ रहे हैं। रसोई में बढ़िया खाना पीना बनना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारी बहुएं मिलकर सारा काम संभाल लेगी। सुन कौशल्या, सारा काम सिर्फ सुमन से ही मत करवाना। छोटी बहू से भी काम करवाया करो, वरना वो जिम्मेदारी कैसे सीखेगी। सुमन बर्तन समेटकर रसोई की तरफ जाने लगती है। सुमन धीरे धीरे कविता के कमरे के बाहर पहुंचती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर कविता लेटी हुई है और मोबाइल पर अपनी सहेली प्रीति से बातें कर रही है। सुमन दरवाजे के पास रुक जाती है। अरे प्रीति, तू मानेगी नहीं, मैं तो रोज अपनी सीधी सादी जेठानी को बेवकूफ बना देती हूँ और घर का सारा काम उसी से करवाती हूँ। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो दिन भर रसोई में घिसूं। आखिर मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। यार कविता, तू तो कमाल है। तू तो कॉलेज टाइम से ही काम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती आई है। हर बार कोई ना कोई नया ड्रामा निकाल ही लेती है। दरवाजे के बाहर खड़ी सुमन ये सब सुन लेती है, जिससे उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचती है। अच्छा, तो मेरी भलाई और प्यार को ये मेरी बेवकूफी समझ रही है। मैं इसके भले के लिए काम करती थी और ये पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुमन बिना कोई आवाज किए वहां से सीधे कौशल्या जी के कमरे में जाती है। कौशल्या जी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है। माँ जी, अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही है और मैं बहुत दिनों से मायके भी नहीं गई हूँ। अरे, माँ की तबीयत खराब है, लेकिन बेटा कल तो मंगला बुआ जी आ रही हैं। माँ जी, बुआ जी तो कल दोपहर में आएंगी। अब तो घर में छोटी बहू भी आ गई है, वो सारा काम आराम से संभाल लेगी। मैं बस एक दिन के लिए जाकर अपनी माँ को देखकर कल शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, अगर माँ की तबीयत खराब है तो तू चली जा, घर की चिंता मत कर, कविता संभाल लेगी। सुमन तुरंत अपना एक छोटा सा बैग पैक करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब समझ में आएगा छोटी बहू को कि घर संभालना और काम करना क्या होता है। अगला दिन होता है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है। कौशल्या जी जाकर दरवाजा खोलती है। सामने मंगला बुआ जी और 3-4 रिश्तेदार खड़े हैं। कौशल्या, कैसी हो? हम सब आ गए। अरे प्रणाम, आइए आइए बैठिए। कौशल्या जी सब मेहमानों को हॉल में बिठाती है और सीधे कविता के कमरे में जाती है। कविता अपने कमरे में सो रही होती है। बहू उठो, बुआ जी और मेहमान आ गए हैं। तुम्हारी जेठानी आज घर पर नहीं है, इसलिए अब रसोई का पूरा काम जाकर तुम्हें ही संभालना है। जल्दी करो। जी 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 माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। कविता घबराकर उठती है और रसोई में पहुंचती है और चाय और नाश्ता बनाने के लिए डिब्बे ढूंढने लगती है। अरे बाप रे, नमक का डिब्बा कहाँ है? ये तो शक्कर निकल गई। हल्दी कहाँ रखी है? कविता हड़बड़ाहट में अलमारी से कांच की प्लेटें निकाल रही होती है कि उसके हाथ से प्लेटों का पूरा सेट छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कौशल्या जी दौड़कर रसोई में आती है। ये क्या किया तुमने? कांच की इतनी महंगी प्लेटें फोड़ दी। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? माँ जी, वो धोखे से हाथ से छूट गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब सफाई करो और जल्दी से मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय बनाओ। कविता फर्श साफ करती है और कांपते हाथों से चाय बनाती है। आधा घंटा लगाने के बाद वो चाय हॉल में लाती है। इसके बाद वो दोपहर और शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती है। पर कभी सब्जी जल जाती है तो कभी कुकर की सीटी नहीं बजती। शाम के 7 बज जाते हैं और कौशल्या जी रसोई में आती है। बहू, हम सब बुआ जी को लेकर जरा पास के मंदिर और बाजार घुमा कर लाते हैं। तुम तब तक पूरा घर साफ कर दो, जूठे बर्तन धो दो और रात का खाना बनाकर तैयार रखो। जी माँ जी। सब लोग बाहर चले जाते हैं। कविता अकेली पूरे घर में पोछा लगाती है, बर्तन धोती है और रात का खाना बनाती है। सभी लोग रात को लौट आते हैं। कविता सबको खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। किसी तरह बर्तन धोकर कविता अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ कविता, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कार्तिक, मेरे पैर सूज गए हैं, मेरी पीठ टूट रही है, मुझसे अब एक
कदम भी नहीं चला जा रहा। इसमें किसी और की गलती नहीं है कविता, सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। तुम हमेशा भाभी के भरोसे बैठी रहती थी और खुद कोई काम नहीं करती थी। तुम कामचोर और आलसी हो गई थी। भाभी जिंदगी भर तुम्हारा काम थोड़ी करेंगी। आज जब अकेले रहना पड़ा तो हालत खराब हो गई। कार्तिक की बात सुनकर कविता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी जेठानी की अच्छाई का कितना गलत फायदा उठाया था। अगली सुबह होती है। कविता आंखों में आंसू लिए किसी तरह रसोई में नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी रसोई के दरवाजे पर सुमन अपना बैग लिए खड़ी होती है। मुझे पता था छोटी, तुम अकेले ये सब नहीं संभाल पाओगी। कविता सुमन को देखते ही दौड़कर सुमन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको बेवकूफ समझती थी और अपना सारा काम आपसे करवाती थी, लेकिन कल मुझे एहसास हुआ कि मैं आपका फायदा उठाकर अपनी ही आदतें खराब कर रही थी। आप आप सचमुच बहुत महान हैं। सुमन भी कविता को माफ कर देती है और उससे बोलती है, कोई बात नहीं छोटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब रोना बंद करो, चलो हम दोनों मिलकर रसोई का काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अब दोनों मिलकर घर का सारा काम खुशी खुशी करती हैं।